तो साल था 1946। भारत की आजादी बस दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल सबके जहन में था, क्या यह आजादी एक देश को मिलेगी या दो को? आज हम बात करेंगे उस आखिरी सबसे बड़ी कोशिश की जिसने भारत को एक रखने का सपना देखा था, कैबिनेट मिशन। और ये सवाल सिर्फ आप जानते हैं किताबों के लिए नहीं है। इसके पीछे लाखों करोड़ों लोगों का भविष्य दांव पे लगा था। तो क्या बंटवारा होकर ही रहना था? क्या ये टाला नहीं जा सकता था? या फिर क्या इतिहास में कोई ऐसा मोड़ आया था जहां से एक अलग रास्ता लिया जा सकता था? इसका जवाब शायद हमें कैबिनेट मिशन की उस नाकाम कहानी में मिल सकता है। तो चलिए कहानी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, दूसरा विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ था। माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। ब्रिटिश सरकार अब भारत छोड़ने का मन बना चुकी थी, लेकिन जिस भारत को वो पीछे छोड़ने वाले थे वो अंदर से बुरी तरह बटा हुआ था, राजनीतिक तौर पर भी और सांप्रदायिक तौर पर भी। और इसी गर्म माहौल में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने एक हाई प्रोफाइल मिशन भारत भेजने का ऐलान किया। काम क्या था? काम था एक ऐसा प्लान बनाना जिससे पावर को शांति से, बिना किसी खून खराबे के, भारतीय नेताओं के हाथ में सौंपा जा सके। तो ये मिशन 24 मार्च को दिल्ली पहुंचता है और उनके सामने जो चुनौती थी वो कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि पहाड़ जैसी थी। क्यों? क्योंकि एक तरफ थी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कहती थी कि कुछ भी हो जाए देश एक रहेगा, और दूसरी तरफ थी मुस्लिम लीग जो अड़ी हुई थी कि उन्हें मुसलमानों के लिए एक अलग देश चाहिए, पाकिस्तान। अब इतने बड़े, इतने मुश्किल काम के लिए ब्रिटेन ने अपने 3 सबसे धाकड़, सबसे अनुभवी मंत्रियों को भेजा। ये थे पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये सिर्फ कोई अफसर नहीं थे। सोचिए, इन लोगों के कंधों पर एक पूरे साम्राज्य का भविष्य और एक नए देश का जन्म टिका हुआ था। और हां, उस वक्त के वायसरॉय लॉर्ड वेवल, वो भी इस पूरी बातचीत का एक बहुत अहम हिस्सा थे। तो सवाल यह है कि इन लोगों ने क्या किया? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच की इतनी बड़ी खाई को भरने के लिए आखिर क्या रास्ता निकाला? चलिए अब देखते हैं उस प्लान को, उस थोड़ी पेचीदा योजना को जो इस मिशन ने तैयार की थी। सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? मिशन ने आते ही सबसे पहले पाकिस्तान बनाने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। और उनके तर्क भी बड़े सीधे और साफ थे। वो कह रहे थे कि भाई, एक नया देश बनाने में बहुत सारी दिक्कतें हैं। सोचिए, करोड़ों गैर मुस्लिम जो इस इलाके में रह रहे हैं उनका क्या होगा? पंजाब और बंगाल जैसे बड़े प्रांतों को कैसे आधा आधा बांटेंगे? आर्थिक और प्रशासनिक तौर पर तो ये एक बुरे सपने जैसा होगा। तो जब पाकिस्तान का आइडिया खारिज हो गया तो मिशन ने मई 1946 में अपना प्लान सामने रखा। और ये कोई मामूली प्लान नहीं था। एक ऐसा समाधान था जिसके बारे में शायद पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। एक 3 लेवल का फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब एक तरह का बीच का रास्ता। मकसद था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यानी भारत एक भी रहे और प्रांतों को अपनी पूरी आजादी भी मिल जाए। और यहीं पर इस पूरे प्लान का सबसे जरूरी और सबसे विवादित हिस्सा आता है, ग्रुपिंग। प्लान यह था कि सभी प्रांतों को 3 ग्रुप्स में बांटा जाएगा। ग्रुप ए में हिंदू बहुल प्रांत और ग्रुप बी और सी में मुस्लिम बहुल प्रांत। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, ये ग्रुपिंग कंपलसरी थी, अनिवार्य है। मतलब प्रांतों के पास कोई चॉइस नहीं थी कि वो किस ग्रुप में जाएं। और यकीन मानिए, यही एक बात आगे चलकर सबसे बड़े झगड़े की जड़ बनी। अब इस पूरे सिस्टम में जो सेंटर की सरकार होती वो काफी कमजोर होती। उसके पास सिर्फ 3 मुख्य चीजें होती, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशंस, बस। बाकी सारे अधिकार, सारी पावर प्रांतों के पास रहती। ये दरअसल मुस्लिम लीग को मनाने की एक कोशिश थी, क्योंकि वो हमेशा से एक मजबूत सेंटर के खिलाफ थे। तो प्लान तो कागज पर तैयार था, बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होना था। क्या देश की 2 सबसे बड़ी पार्टियां, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इस पर राजी होंगी? और बस यहीं से इस प्लान का अंत शुरू हो गया। पूरी की पूरी बात सिर्फ एक शब्द पर आकर अटक गई, ग्रुपिंग। कांग्रेस का कहना था कि ये तो प्रांतों की आजादी के खिलाफ है। उन्हें ये चुनने का हक होना चाहिए कि वो किस ग्रुप में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग के लिए ये कंपल्सरी ग्रुपिंग ही सब कुछ थी। उनके लिए ये अपनी राजनीतिक सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी थी। उन्हें लगा कि इसके बिना उनका कोई भविष्य नहीं है। और इस एक मुद्दे पर कोई भी 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। और बस इसी एक जिद ने, इसी एक असहमति ने घटनाओं का एक ऐसा भयानक सिलसिला शुरू किया जिसने भारत को एक साथ रखने की आखिरी उम्मीद को भी हमेशा के लिए तोड़ दिया। कुछ समय के लिए तो लगा कि शायद बात बन जाएगी।
जून 1946 में दोनों पार्टियों ने नानुकुर करते हुए प्लान को मान तो लिया, लेकिन ये शांति सिर्फ दिखावा थी, सिर्फ कागज पर। असलियत ये थी कि जैसे ही संविधान सभा के चुनाव हुए और नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनी, पुरानी दरारें फिर से उभर आईं, और इस बार पहले से भी ज्यादा चौड़ी होकर। और ये नंबर्स देखिए, ये साफ साफ दिखाते हैं कि असली प्रॉब्लम थी क्या। संविधान सभा के चुनावों में कांग्रेस को मिला जबरदस्त बहुमत, 296 सीटों में से 208 सीटें, और मुस्लिम लीग को सिर्फ 73। इन नतीजों ने मुस्लिम लीग के दिल में जो डर था उसे और पक्का कर दिया। उन्हें लगने लगा कि एक होकर भी इस संविधान सभा में उनकी आवाज कभी सुनी ही नहीं जाएगी। तो जब चुनाव के नतीजे सामने आए, मुस्लिम लीग का जो सबसे बड़ा डर था वो सच साबित होता दिख रहा था। उन्हें साफ दिख रहा था कि कांग्रेस के इतने बड़े बहुमत के आगे उनकी आवाज, उनकी मांगें सब दबकर रह जाएंगी। और इसी डर ने उन्हें एक बड़ा फैसला लेने पर मजबूर किया। उन्होंने नेहरू की अंतरिम सरकार का बायकॉट कर दिया। ये वो पॉइंट था जिसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं। यहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। तो कैबिनेट मिशन फेल हो चुका था, और इस नाकामी ने भारत को सीधे सीधे बंटवारे के रास्ते पर लाके खड़ा कर दिया। और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास के सबसे दर्दनाक और हिंसक पन्नों में से एक है। जब बातचीत से टेबल पर बैठकर कोई रास्ता नहीं निकला, तो मुस्लिम लीग ने राजनीति को सड़क पर उतारने का फैसला किया। उन्होंने ऐलान किया डायरेक्ट एक्शन डे का। मतलब अब बात नहीं, सिर्फ एक्शन होगा। पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए सीधी कार्रवाई। 5000। बस एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 5000 जिंदगियां थीं, 5000 परिवार, 5000 कहानियां जो सिर्फ इसलिए खत्म हो गईं क्योंकि बातचीत की टेबल पर नेता एक समझौते पर नहीं पहुंच सके। ये वो कीमत थी जो सिर्फ एक दिन में अकेले कलकत्ता शहर ने चुकाई थी। डायरेक्ट एक्शन डे के पहले ही दिन कलकत्ता की सड़कें शमशान बन गईं। भयानक दंगे भड़के, और वो 5000 मौतें, वो तो बस एक शुरुआत थी। हिंसा की ये आग देखते ही देखते नोआखली, बिहार और फिर पूरे देश में फैल गई। जब देश भर में नफरत की ये आग फैल रही थी, तो कांग्रेस के वो नेता भी जो हमेशा से भारत को एक देखने का सपना देखते थे, एक बहुत ही दर्दनाक नतीजे पर पहुंचे। सरदार पटेल जैसे नेताओं को भी ये लगने लगा कि अगर इस खून खराबे को, इस मारकाट को रोकना है तो शायद देश को बांटने के अलावा अब कोई और रास्ता बचा ही नहीं है। और ये सब हमें घुमा फिराकर वापस उसी पहले सवाल पर ले आता है, क्या कैबिनेट मिशन वाकई एक संयुक्त भारत का आखिरी मौका था? शायद हां, हो सकता है यह आखिरी मौका था। या शायद बंटवारे की जड़ें तब तक इतनी गहरी हो चुकी थीं कि कोई भी प्लान, कोई भी मिशन उसे रोक नहीं सकता था। इतिहास हमें कोई एक सीधा साधा जवाब तो नहीं देता, लेकिन एक सबक जरूर सिखाता है। और वो सबक यह है कि जब भी बातचीत नाकाम होती है तो उसकी सबसे बड़ी कीमत हमेशा आम इंसान को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है।